गुड इवनिंग बच्चों। न्यू लाइट के इस बेहतरीन स्टडी चैनल एजुकेशनल चैनल से मैं आपका राजदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूं। और ये जो हमारे सर का अभियान है सबको पढ़ने का अधिकार है, उसके तहत जो रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज का टेस्ट था उसके डाउटफुल क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग यहाँ पर हैं इस समय। तो चलिए देर न करते हुए पहले क्वेश्चन लेते हैं। रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज इसका पहला टेस्ट था, ये कल ही हुआ था। कल मतलब 27। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन है, अल्फा बीटा गामा आर डिटेक्टेड फ्रॉम। तो देखिए इसमें ये कई इंस्ट्रूमेंट के नाम दिए हुए हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स में काफी ज्यादा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जान लेते हैं। गीगर मुलर काउंटर, ये सेकंड नंबर वाला लेते हैं। तो ये एक तरीके का काउंटिंग है। काउंटर माने जानते हैं, ये काउंटिंग apparatus है। जैसे कोई रेडियो एक्टिव सोर्स है, उससे अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, तो पर सेकंड कितने निकल रहे हैं ये उसको काउंट करता है। और आयनाइजेशन चैम्बर में गैस को आयनाइज कराया जाता है। डिस्चार्ज ट्यूब में आप जानते ही हैं एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, कैथोड रेज के, एनोड रेज के। और विल्सन क्लाउड चैम्बर में इसके एक अलग मैकेनिज्म होता है, बस नाम जान लेना पर्याप्त है कि जो नए नए पार्टिकल निकलते हैं वो कौन से पार्टिकल हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, उनको डिटेक्ट करने के लिए विल्सन क्लाउड चैम्बर का यूज होता है। दो मेनली यूज होते हैं, मैं दोनों के नाम लिख देता हूं। एक तो यही है विल्सन क्लाउड चैम्बर, एक्चुअली ये फर्स्ट स्टेज का डिटेक्टर था। इसके बाद बबल चैम्बर, ये भी इसका थोड़ा एडवांस वर्जन है, बाद में आ गया। तो ये दोनों डिटेक्ट करते हैं कि पार्टिकल निकला, अब ये कौन सा पार्टिकल है। तो इसमें उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख करके मालूम हो जाता है कि ये पार्टिकल कौन से हैं। और भाई और ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है, बस इतना ही जानना अपने सिलेबस में है। तो आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने शॉर्ट में सबको लिख दिया है। और अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। ए गामा रे पार्टिकल इज एमिटेड बाय। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस। तो देखिए ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन फोटॉनों का तो एमिशन करता है। कोई इलेक्ट्रॉन जब हायर से लोअर स्टेज में आता है तो वो फोटॉन निकालता है। बट एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होता है, वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे हाइड्रोजन गैस अगर हम लेते हैं तो उसके ग्राउंड स्टेट की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सेकंड वाले की -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इनका गैप 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का जब फोटॉन निकलता है तो वो गामा फोटॉन्स नहीं होता है, वो लोअर कैटेगरी का फोटॉन्स होता है, उसकी एनर्जी कम होती है। कभी इंफ्रारेड होता है, कभी अल्ट्रावायलेट होता है। तो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स अपने मिशन से फोटॉन तो देते हैं, लेकिन वो गामा रेज नहीं होते हैं, गामा फोटॉन्स नहीं होते हैं। न्यूक्लियस जब कोई एमिशन करता है रेडियो एक्टिव और अपनी हायर स्टेज में जाता है, तब वो एनर्जी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होती है, उससे ये गामा फोटॉन निकलता है।
और कॉस्मिक रेज ऑन कोलिजन विद इलेक्ट्रॉन, नहीं ये नहीं है। कॉस्मिक रेज तो खुद ही प्रोटॉन्स होती हैं और वो इलेक्ट्रॉन से टकराती हैं। तो प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स अगर मिलते हैं तो प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन गामा फोटॉन्स बनाते हैं, ये कुछ और होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास फर्स्ट होगा, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स गामा फोटॉन, नहीं सॉरी सेकंड होगा, न्यूक्लियस से गामा फोटॉन्स निकल सकते हैं। और आप जानते भी हैं रेडियो एक्टिविटी में अल्फा बीटा गामा रेज ये सब निकलती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा होगा ये सेकंड वाला न्यूक्लियस ही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और इसमें भी कुछ करना नहीं है, बस थोड़ी सी लॉजिक वॉजिक लगेगी, देख लीजिए। द इंसिडेंट फोटोन इन्वॉल्व इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात हो रही है और इस पे जब ये फोटोन गिरेगा तो ये बेटा कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि ये अपनी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देता है और फोटॉन के पास सिर्फ एनर्जी ही होती है और तो कुछ होता नहीं है। पार्टिकल्स तीन चीजें रख सकते हैं, एक चार्ज, एक मास और एक एनर्जी। तो फोटॉन के पास बड़ा गरीब आदमी है, न तो फोटॉन है न तो चार्ज है न मास है, रेस्ट मास भी फोटॉन का जीरो होता है, सिर्फ एनर्जी थी और वो भी उसने इलेक्ट्रॉन को दे दी, तो ये पूरी तरीके से डिसअपियर हो गया। तो इसका भी आंसर फर्स्ट होगा। ये देखिए ये थोड़ा कैलकुलेशन है, इसको करते हैं। इसमें कई बच्चे कैलकुलेशन में फंस रहे थे और कोई खास बात नहीं थी। हाफ लाइफ 12 डेज है, तो हाफ लाइफ कितनी है? 12 डेज है और इनिशियली N0 इसका 20 ग्राम है। तो कहते हैं 3 डेज के बाद इसका अमाउंट क्या होगा, इसको निकालना है। तो इसको कई तरीके से निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, इसको हम लोग कई तरीके से निकाल सकते हैं। और एक्सपोनेंशियल यूज कर रहा हूं मैं, n बराबर N0 e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, तो 20 है माइनस लैम्डा। लैम्डा आप जानते ही हैं क्या है, फिलहाल इसको लैम्डा ही लिख देते हैं और टी की जगह 3 लिख देते हैं। तो ये मेरे पास n है और n की वैल्यू डिटेक्ट करनी है और इसकी हाफ लाइफ 12 डेज है। तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला लिखते हैं। हाफ लाइफ होता है 1/2 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ये हाफ लाइफ है। कैपिटल टी को हम लोग हाफ लाइफ मान रहे हैं। अब देखिए यहां पे कैसे निकालेंगे, देखिए इसको दोबारा देखिए 20 और e की पावर -3 लैम्डा, ये और ये क्या है, हाफ लाइफ तो 12 दिन है, तो 1/2 बराबर e की पावर -12 लैम्डा। बस अब हमें यही करना है, 20 e टू द पावर -3 लैम्डा है, तो -3 लैम्डा किया और यहां पर इसकी पावर अब 12 चाहिए, तो
इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें और 1/4 से ऊपर पावर चढ़ा दें, तो ये हो जाएगा 20 e टू द पावर -12 लैम्डा टू द पावर 1/4। बहुत ही धीरे धीरे कर रहे हैं, समझ के करिए। और e टू द पावर -12 लैम्डा की जगह 1/2 कर दिया, ये 1/4 आ जाएगा। तो 20/2 टू द पावर 4 चाहिए, 1/4 चाहिए। तो 2 टू द पावर 1/4 कैसे निकलेगा? 2 टू द पावर 1/4 का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ √2। तो √2 होता है 1.414 और इसका रूट होता है 1.2। तो 20/1.2 कर लेंगे तो लगभग ये 16.6 आएगा और ये पहला आंसर सही है। ये देखो, इसको करने का एक मेथड था और ये मेथड ज्यादातर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पहली बात तो ई की पावर लैम्डा वगैरह को देख करके डर भी लगा करता है। तो इसको करने का मैं आपको एक और अच्छा तरीका बताता हूँ, इसको देख लो, अच्छी तरीके से समझ लो। मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ, वीडियो को पॉज कर देना, समझ लेना, लेकिन इस मेथड से ना करो। मैं एक दूसरा तरीका तुम्हें बता रहा हूँ और वो बहुत ही हमारा जाना पहचाना फार्मूला है, और वो फार्मूला है मेरा n/n0 is equal to half to the power n, where n is equal to time upon half life। ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ होता है। तो n निकालना है, n0 20 है, हाफ है, और n की जगह रख देंगे 3 डेज है और हाफ लाइफ 12 है। तो n बराबर 20 और अपॉन ये देखो 3/4, 1/3/12, 1/4 हो गया, तो 2 की पावर 1/4। तो इस स्टेप पर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से जो फिजिक्स का फॉर्मूला है, ये n0 e की पावर -λt से हम लोग काफी स्टेप के बाद पहुंचे थे, और ये फार्मूला यहाँ में डायरेक्ट पहुंचा दे रहा है। तो ये ज्यादा अच्छा है, ज्यादातर स्टूडेंट इसी को यूज करते हैं। और भाई ये 2 की पावर 1/4, तो 2 की पावर 1/2 की पावर 1/2, तो √2 और उसका √। तो 2 बार स्क्वायर रूट लेने का जोखिम तो आपको लेना ही पड़ेगा, उससे तो आप बच नहीं सकते। चाहे जिस वे से जाओ, ये कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। लॉग लोगे तो और थोड़ी से लंबा हो जाएगा। तो आई थिंक ये वाला मेथड बेस्ट है। इसमें कैलकुलेशन है, ये तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। बेसिकली है क्या कि √2 तो सबको याद होता है, 1.414 होता है, और ये जो 1.414 होता है, इसको मैं आपको इसका अंडर रूट लेना है। तो एक बहुत ही क्लेवर ट्रिक बता रहा हूं, जो अक्सर हम लोग जुगाड़ कहते हैं। इट इज वेरी क्लोज टू 1.414। तो ये 1.44 ऑलमोस्ट मान लिया, और इसका स्क्वायर रूट 1.2 होता है। 12 × 12 144। तो इसका भी स्क्वायर रूट 1.2 तो होगा ही, आगे जो गड़बड़ होगा देखा जाएगा, है ना। तो इसको लगभग 1.2 मान करके कैलकुलेट कर लेंगे। चलो भाई, क्या अब आगे जा सकते हैं? नहीं, इसको पहले हटाना पड़ेगा और अब आगे चलते हैं। ये देखो, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बच्चा। इसमें कहते हैं कि ट्रांजिशन हो रहा है 1 से 2, 4 से 1, 2 to 6, 3 to 2, और किसमें हमें मैक्सिमम वेवलेंथ का फोटॉन एमिट होगा। तो ये n बराबर 1 मान लो, और ये n बराबर 2 मान लो,
ये n बराबर 3 मान लो और फिर 4 मान लो, फिर 5 मान लो और फिर ये 6 भी मान लो। अब पहला वाला हम देखते हैं, 1 से 2, तो बेटा इसमें कोई फोटॉन एमिट नहीं होगा, ये तो एनर्जी बढ़ रही है, फोटॉन एब्जॉर्ब होगा, तो ये नहीं है। 2 to 6 ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो फोटॉन एमिट नहीं होगा, फोटॉन एब्जॉर्ब होगा। 4 to 1, तो ये 4 to 1 है, इसमें फोटॉन एमिट होगा। और 3 to 2, 3 to 2। अब देखो ये वाली एनर्जी गैप ज्यादा है, ये वाला एनर्जी गैप कम है, और फोटॉन के लिए होता है E बराबर hc/λ। मुझे वेवलेंथ ज्यादा चाहिए तो एनर्जी गैप कम चाहिए, तो ये कम एनर्जी गैप वाला है, तो ये है 3 to 2। इसमें हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का फोटॉन मिल जाएगा, एमिट होगा, एमिशन के हिसाब से आंसर दे रहे हैं। चलिए फिर, बढ़िया क्वेश्चन था, सिंपल था, कैलकुलेट नहीं करना था, खाली लॉजिक थी। और इसको देखिए भैया, जो डी ब्रॉगली थे ना, वो वेव पार्टिकल डुअलिटी की हिपोथेसिस रखते थे। तो नॉट ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, नॉट ओनली फॉर लाइट, फॉर एवरी पार्टिकल एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड, डी ब्रोगली का मानना था कि वो दोनों नेचर रखते हैं। डी ब्रोगली हिपोथेसिस है ही है कि एवरी पार्टिकल हैज डुअल नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, नीट वाले पेपर में अपने यहाँ भी हुआ है। फोटॉन की अगर वेवलेंथ इक्वल है तो उनके लीनियर मोमेंटम भी इक्वल होंगे, तो ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मोमेंटम होता है लैम्डा बराबर h/p या p इज इक्वल टू h/λ, लेकिन साथ में ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये मैग्नीट्यूड दे रहा है, तो वेवलेंथ बराबर है लेकिन माइट भी फोटॉन अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे एक एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मोमेंटम होगा h/λ I कैप, इसका मोमेंटम हो जाएगा h/λ j कैप। तो अगर वेवलेंथ इक्वल है तो लीनियर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे। लीनियर मोमेंटम तो तब बराबर होंगे जब डायरेक्शन भी सेम हो, मैग्नीट्यूड भी बराबर हो, तो ये गलत है नहीं। एंड इक्वल एनर्जीज हैव जीरो लीनियर मोमेंटम, इक्वल फ्रीक्वेंसीज हैव इनफाइनाइट लीनियर मोमेंटम। तो ये तो दोनों बिल्कुल वाहियात टाइप के कंसेप्ट हैं। इक्वल एनर्जी है तो लीनियर मोमेंटम जीरो क्यों होगा, इक्वल फ्रीक्वेंसी है तो लीनियर मोमेंटम फाइनाइट क्यों होगा। तो कुछ तो लिख नहीं था ऑप्शन में, तो लिख दिया अपने मन से, कूड़ा करकट जो मन आया। तो ये दोनों तो बिल्कुल सरासर गलत है। लीनियर मोमेंटम बराबर है, मतलब मैग्नीट्यूड आर इक्वल इन बोथ द मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन। तो डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है तो वेवलेंथ भी इक्वल होंगी। तो ये मेरे पास फोर्थ इसका सही आंसर है। सिंपल था क्वेश्चन, कठिन नहीं था। और ये फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको मैं कैलकुलेट करता हूं। द क्वांटिटी ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रिमेन्ड अनडिकेड आफ्टर 2 मीन लाइफ्स। तो पहले मैं बता दूं कि मीन लाइफ का मतलब होता है 1/λ। तो
n इज इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। n0 को 100 मान लीजिए क्योंकि मुझे परसेंटेज में आंसर चाहिए, और e की पावर माइनस लैम्डा, और मीन लाइफ होती है 1, तो 2 मीन लाइफ्स, तो 2 बाई लैम्डा, तो 100 लैम्डा से लैम्डा कट गया, e टू द पावर माइनस 2, तो 100 अपॉन ई स्क्वायर। अब फिर आपको थोड़ी दिक्कत आ जाएगी, e की वैल्यू होती है 2.7 के लगभग, तो अब हमें इसका स्क्वायर चाहिए, तो 27 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 100 2.7 इंटू 2.7। अब मैं देखो नियरली आंसर निकालूंगा, मैं डिवाइड नहीं करूंगा, डेसिमल हटा दो, डेसिमल हटा दो। अब इसको मान लो 25, तो ये आ जाएगा 400, और इसको मान लो 25, फिर 25 ही मान लिया, 27 है ना, 25 मान रहे हैं, तो ये आ जाएगा लगभग 25 से कम 25, और 15 बचा 6, तो ये 16 आ रहा है। वेरी गुड। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यही होगा। और मान लो और भी दिए होते तो क्या होता भाई, ये 25 तो है नहीं, 27 है, तो ये 16 से थोड़ा और कम ही होगा, तो 16 से थोड़ा और कम है तो 13.7, तो ये हमारा थर्ड वाला आंसर हो गया। गुड। चलिए, अरे बहुत तेज भाग रहा है भाई। ये फॉर्मूला है, अकॉर्डिंग टू द बोर्ड थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन द nth परमिसिबल ऑर्बिट, तो रेडियस प्रोपोर्शनल टू, ये तो एक तरीके से भाई आपके फार्मूलों का मेमोरी टेस्ट है, एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, और वेलोसिटी एन के प्रोपोर्शनल नहीं होती है, जेड बाई एन होती है, तो ये -1 होती है, और लीनियर मोमेंटम ये आ जाएगा क्योंकि वेलोसिटी इनटू मास होता है, फोर्थ वाला आंसर सही है। और एंगुलर मोमेंटम तो ये होता है L बराबर एन एच अपॉन 2 पाई, तो एंगुलर मोमेंटम तो प्रोपोर्शनल टू n होता है, तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, सिर्फ ये वाला सही, फोर्थ। कुछ करना नहीं था, ये फॉर्मूला है, जितने अच्छी तरीके से आपको याद है वही ठीक रहता है। देखिए ये, और ये फिर एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल है लेकिन सरल है, क्यों गड़बड़ होता है पता नहीं। अल्फा पार्टिकल हैं तो अल्फा पार्टिकल का मास हम मान लेते हैं 4m मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, और चार्ज 2e के बराबर होता है। और ड्यूट्रॉन है ये, तो इसका मास 2 मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, और चार्ज e ही रहता है, और इनकी वेलोसिटी दी गई है v एंड 2v। अच्छा भाई, तो लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल h अपॉन 4m, और वेलोसिटी है v, और ड्यूट्रॉन 2m, और वेलोसिटी इसकी 2v है। वेरी गुड, 4mv आ गया, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो 1:1 आ जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कैलकुलेशन भी नहीं फंसी, आंसर जल्दी से हो गया। तो ये बेटा 10 क्वेश्चन थे जो ज्यादातर बच्चों ने गलत किए, और ये डेफिनेटली क्वेश्चन गलत होने लायक नहीं थे, ये ऐसे थे कि आप जल्दी में गलत कर गए हैं। तो एग्जामिनेशन का फीवर जरा थोड़ा उमंग बढ़ाइए, इसको निगेटिव मत लीजिए, और होश से करिए, आपका सही हो जाएगा।
तो फिर अगले 10 के दम में मिलते हैं हम लोग। हेलो दोस्तों, मैं आपका केमिस्ट्री मेंटर विमल सर आपका अपने बेहतरीन न्यू लैंड न्यू चैनल में स्वागत करता हूं। अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार सबको। दोस्तों, सिंह सर के इस शानदार मिशन के साथ हम आज का सेशन शुरू करते हैं। 27 दिसंबर 2022 को जो आपका ऑल इंडिया आरबीटीएस फर्स्ट हुआ था, उसमें केमिस्ट्री में जिस भी क्वेश्चन को आप लोगों ने ज्यादातर गलत किया है, चलिए उसको वन बाय वन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, इसमें आपसे कहा जा रहा है एसर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। एसर्शन की यदि मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मेजरेबल क्वांटिटी। एक्चुअल में एक जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो किसी भी एटम का वह टेंडेंसी होता है जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे। यह एक रिलेटिव टर्म होता है, हम रिलेटिव में बातें कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि क्या मेजरेबल क्वांटिटी है? नहीं, मेजरेबल तो होती है लेकिन हम रिलेटिव क्वांटिटी, रिलेटिव मेजरेबल की बात करते हैं। क्योंकि क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? किसी भी एटम की वह टेंडेंसी जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दो एटम के बीच में उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ताकत होती है वह हम रिलेटिव में बातें करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया, क्योंकि इसमें हम लोग रिलेटिव की बातें करते हैं। ये जो यहाँ पे कहा गया है मेजरेबल, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव टर्म इसकी बातें करते हैं। ठीक, और जो आपका रीजन है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी गिवन एलिमेंट इज नॉट कांस्टेंट, इट वेरी डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट। ये सही है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ कांस्टेंट नहीं रहता। आप जैसे सपोज करो ए ने बी से बॉन्ड बनाया, अगर मैं कह दूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस समय ए का बी के साथ इक्वल है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस केस में क्या है, इक्वल है। तो अगर मैं अब यहाँ पे जनरल फॉर्म लिया हूं, अगर मैं कोई भी अब यहाँ पे ऐसा एटम लाऊं जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कुछ डिफरेंट हो जाए, तो उसकी वैल्यू चेंज होती चली जाएगी, वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। इसका मतलब अगर मैं अलग अलग एटम लेके आऊंगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होगा वह अलग अलग शो होता है। इसका मतलब कांस्टेंट नहीं रहती है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, अगर ऑक्सीजन के साथ H बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पे क्या है, अगर फिर यही ऑक्सीजन के साथ मैं फ्लोरीन को लगा दूं इस तरीके से, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कांस्टेंट नहीं रहती, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो वेरी करती है। वो डिपेंड करता है कि आप एलिमेंट कैसा लगा रहे हैं, किन दो एलिमेंट के विषय में बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे काफी अच्छा था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई मेजरेबल क्वांटिटीज नहीं होता, वो दो एक तरीके से रिलेटिव में उसकी हम बातें करते हैं। और दूसरा, ये कांस्टेंट नहीं रहता, एलिमेंट बदलने के साथ साथ उसकी वैल्यू या चेंज इन जो उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में चेंज होता है वो बदलता रहता है। तो स्टेटमेंट पहला क्या है, आपका रॉन्ग हो गया, दूसरा आपका सही है। तो ए इज नॉट करेक्ट और रीजन आपका सही है, तो आपका तीसरा आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करें। इफ टू कंपाउंड हैव सेम इंपेरिकल फार्मूला दे मस्ट हैव सेम। इसमें दिया गया है कि अगर मैं कहूं कि दो कंपाउंड का इंपेरिकल फार्मूला सेम है, तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इनमें से क्या होगा, चलिए देखते हैं। सपोज करो मैं वो दो कंपाउंड ले रहा हूं, वो दो कंपाउंड हमने लिया C3H6 और C4H8 ले लिया हमने, मान लो यहाँ पे। तो इनका रेशियो निकालो, सिंपलेस्ट रेशियो में निकालेंगे तो इनका इंपेरिकल फार्मूला जो होगा C1H2, ये C1H2, इनका इंपेरिकल फार्मूला तो सेम है। और आपको पता है इंपेरिकल दिए गए इंपेरिकल फार्मूला का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो इनफाइनाइट हो सकता है, क्योंकि हम मल्टीपल उसके कितने इनफाइनाइट नंबर आप मल्टीपल बना सकते हैं भाई। तो किसी भी दिए गए इंपेरिकल फार्मूला का मॉलिक्यूलर जो फार्मूला होता है वह इनफाइनाइट हो सकता है। आप मल्टीप्लाई इसमें करते जाओ नंबर का, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट होता चला जाएगा। लेकिन जो इंपेरिकल फार्मूला होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, वो एक ही एग्जिस्ट करेगा। तो ये दो मॉलिक्यूलर फार्मूला थे, आपको दिए गए थे। इसका क्या है, इसका जो इंपेरिकल फार्मूला है वो आपका सेम है, यहाँ पे इंपेरिकल फार्मूला सेम है। तो अब इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है क्या सेम है? नहीं। तो पहला कह रहा है कि मॉलिक्यूलर वेट, जब भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला ही डिफरेंट हो गया तो क्या मॉलिक्यूलर वेट इसका सेम होगा?
तो इसका मॉलिक्यूलर वेट भी सेम नहीं होगा। इसका मतलब ये गलत हो गया। वेपर डेंसिटी पूछ रहा है कि दिए गए अगर दो कंपाउंड जो इंपेरिकल फार्मूला जिसका सेम हो, क्या उसका वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर फार्मूला के अकॉर्डिंग वेपर डेंसिटी हो सकता है। अगर दो, यहाँ पे कह रहा है कि दो कंपाउंड दिए गए हैं आपको, तो इसका क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला तो डिफरेंट होगा ही। वेपर डेंसिटी क्या होगा, तो वेपर डेंसिटी बराबर क्या लिखते हैं, वीडी बराबर मॉलिक्यूलर वेट अपान 2 आप लिखते हो। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ही डिफरेंट हो गया, तो वेपर डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग बातें करें तो ये भी आपका गलत हो गया। और मॉलिक्यूलर फार्मूला वो तो डिफरेंट होगा भाई। देखो ये एम्पेरिकल फार्मूला इसका सेम है, एम्पेरिकल फार्मूला यहाँ पे सेम हो गया, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो डिफरेंट हो गया। तो ये कंडीशन था। लेकिन अगर परसेंटेज की मैं बातें करूं, उसमें दिए गए एलिमेंट की परसेंटेज की बातें करूं, तो वो परसेंटेज तो के मतलब सेम हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है, रेशियो तो उनका मेंटेन है ना। आप नंबर कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला ले लो, दिए गए सेम एम्पेरिकल फार्मूला का, उनका जो रेशियो है वो तो मेंटेन है, तो उनका जो परसेंटेज होगा वो सेम हो जाता है। तो काफी अच्छा सवाल था। आपसे पूछा जा रहा था कि अगर दो कंपाउंड ऐसे हो जिनका इंपेरिकल फार्मूला सेम हो, तो क्या 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 सेम हो सकते हैं, इसमें दिया गया था। तो मॉलिक्यूलर वेट उनका सेम नहीं हो सकता, वेपर डेंसिटी नहीं हो सकता, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो हम यहाँ बोल नहीं सकते उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या सेम होगा, लेकिन परसेंटेज उनका, प्रत्येक एलिमेंट का परसेंटेज तो सेम ही रहेगा। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग हम बातें करें, काफी अच्छा क्वेश्चन था, तो इसका आंसर चौथा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की थी मैं बातें करूं, काफी अच्छा सवाल था। अगर मैं 78 वाले क्वेश्चन की बात करूं, द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन ऑन द न्यूक्लियस कॉजेज। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें कहा क्या जा रहा है, इनर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या इफेक्ट लगाते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसकी बातें कही जा रही है। तो क्या करो आप, इसमें देखो ये न्यूक्लियस है और ये सेल होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन घूमते रिवॉल्व करते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसे हम लोग बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं। और आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं, उसके हम लोग बोलते हैं, जो इसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम का वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। इसकी वैल्यू बदलने से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बदलने से क्या हो जाती है, किसी भी एटम की केमिकल बिहेवियर और फिजिकल बिहेवियर चेंज हो जाती है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सब बदल जाती है। इसका मतलब केमिकल रिएक्शन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसकी हम बातें करते हैं क्या क्या इसमें होता है कंडीशन। तो न्यूक्लियस से लेके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जहां पे इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में रहता है उसके जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग बोलते हैं एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बोलते हैं, मतलब किसी भी एटम की बात करें उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से लेके वैलेंस सेल जहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है उतने दूरी को हम लोग बोलते हैं उसकी, उस एटम की एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज। अब जो ये इसके अंदर वाले जो सेल हैं इसमें भी इनर सेल होते हैं, इनमें भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इनमें भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और जो इनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। और कोर इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वह एटम का साथ कभी छोड़ता ही नहीं। इतना क्यों नहीं छोड़ता, इसलिए क्योंकि वह न्यूक्लियस के प्रभाव में है। न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होता है Ze के बराबर, जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन। तो जो इनर सेल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिससे हम लोग बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इसकी एनर्जी कम और स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। जबकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये दूर हो गया न्यूक्लियस से, वैलेंस सेल में रहने वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस से बड़ा दूर है, तो उसकी जो एनर्जी होगी काफी ज्यादा होगी और स्टेबिलिटी कम होगा। इसीलिए अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए वो तरह तरह में बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो वैलेंस सेल ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कभी भी रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करते। और जो अंदर वाले सेल होते, सेल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन दो टाइप्स के होते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और कोर इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। लेकिन कोई तो कोई वो इफेक्ट तो क्रिएट करेगा ही।
होता क्या है कि जो हमारे एटम्स होते हैं उनमें जो इनर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वह बॉन्डिंग में तो पार्टिसिपेट नहीं करते और वह एटम का साथ भी कभी नहीं छोड़ते। इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि स्टेबल है न्यूक्लियस के प्रभाव में आके। लेकिन होता क्या है, देखो ये न्यूक्लियस है, अब वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये खींचना चाह रहा है। अब ये खींचेगा, मान लो अट्रैक्शन जितना ये खींचे रहे इसको, हाँ इसको जितना खींचेगा तो खींचने से क्या होगा, कंट्रैक्शन मतलब इसकी साइज भी घटेगी। तो ये इसका कितना इफेक्ट लगता है इसके ऊपर, वैलेंस सेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का कितना इफेक्ट लग रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं जेड इफेक्टिव या जेड इफेक्टिव बोलते हैं उसको। तो होता क्या है, ये तो खींचना इसको चाह रहा है और जितना इसको खींचता तो उतना इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज तो स्टेबिलिटी ज्यादा रहती। तो अब होता क्या कि इसको निकालने में, इस इलेक्ट्रॉन को निकलने में एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती। लेकिन जो ये बीच में इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं जिसको कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन, ये करता क्या है, कोर इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर रिपल्सन लगाता है, इसके ऊपर रिपेल करेगा इसको, और इसी रिपल्सन को हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट। मतलब पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस और बैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को जो खींचने की ताकत ही चाह रहा था कि खींच के इसको पास करे, बट बीच में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, वो उसको रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो उतना ज़्यादा ही खींच नहीं पाएगा। जब खींच नहीं पाएगा तो उतना उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी नहीं, अनस्टेबल रहेगा, तो हल्का सा भी आप एनर्जी दे दोगे तो बाहर निकल जाएगा। यही पूरा था आपका। और ये जो रिपल्सन प्रोवाइड करते हैं इनर सेल वाले वैलेंस सेल पे, इसी रिपल्सन को हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, या इसको हम लोग शिल्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। शिल्डिंग इफेक्ट का मतलब शिल्ड कर दिया, स्क्रीन का मतलब पर्दा लगा दिया है ताकि इसका इससे अट्रैक्शन ना हो पाए न्यूक्लियस चार्ज से। तो जो इनर सेल में यानी जो कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं वह जेड इफेक्टिव की ताकत को कम कर देते हैं, उसकी ताकत को कम। और जेड इफेक्टिव कर मतलब होता क्या है, वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के उनमें अट्रैक्शन करके उसको स्टेबल कर दे, और उसको निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए तब। लेकिन ऐसा होता नहीं, जो इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो रिपल्सन प्रोवाइड करते हैं वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को, और इसी रिपल्सन को हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट। तो हुआ क्या इससे भाई, तो इसमें कहा जा रहा है डिक्रीज इन द आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन पोटेंशियल की मैं बातें अगर करूं तो किसी भी गैसियस या आयन की बात, आइसोलेटेड गैसियस एटम या आयंस की बातें करूं, उसके आउटर मोस्ट सेल में यानी वैलेंस सेल में से जो इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी लगती है उसी को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो अब ये क्या करेंगे, इसको रिपल्सन से इसकी रिपल्सन दे दिए। अब रिपल्सन से क्या हुआ, इसकी उतना जेड इफेक्टिव उतना नहीं लग पाएगा, तो हल्के ही एनर्जी देने पे बाहर निकल जाएंगे, तो उसकी क्या हो जाएगी, इसका मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से या कोर इलेक्ट्रॉन इस पर रिपल्सन लगाने की वजह से उसके आयनाइजेशन एनर्जी में प्रभाव पड़ जाता है, इसका आयनाइजेशन एनर्जी घट जाता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है इसके अकॉर्डिंग देखो, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर सेल। इनर सेल में जो जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इनर सेल में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा शिल्डिंग इफेक्ट लगाएंगे वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को। तो अब क्या होगा, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी घट जाएगी, उतना जेड इफेक्टिव उसके ऊपर प्रभावशाली नहीं रहेगा, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी घट जाती है। तो इसके कंसेप्ट के अनुसार देखें तो ये क्या कर रहा है, डिक्रीज द आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो ये सही है। इंक्रीज तो कभी कर ही नहीं सकता, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई नो इफेक्ट लगे इसके ऊपर। यहाँ बोला जा रहा है थर्ड ऑप्शन में कि नो इफेक्ट ऑन द आयनाइजेशन पोटेंशियल, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, और वही जब कर रहा है तो अगर उसके ऊपर रिपल्सन इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन, यानी कि इन अदर वर्ड वी कैन से दैट कि अगर वो कोर इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर रिपल्सन देंगे, उसकी ताकत खींचने की कम हो जाएगी, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी घट जाती है। तो पहला इसका आंसर हो जाएगा। इसमें हमने कंसेप्ट क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन दो टाइप्स के होते हैं, पहला होता है वैलेंस और दूसरा होता है आपका कोर। किसी भी केमिकल रिएक्शन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, न कि कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन हाईली स्टेबल पाए जाते हैं जो कि एटम के साथ कभी नहीं छोड़ते। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षक में पाए जाते हैं, वही केमिकल रिएक्शन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि अदर इफेक्ट क्रिएट करते हैं। आयनाइजेशन, उनकी साइज, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, हाइब्रिडाइजेशन,
सब कुछ वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन से हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो पहला वाला आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। आईपीएससी नेम ऑफ द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 190 आपको दिया हुआ है। तो 19 अगर दिया हुआ है तो ये 2022 के नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर इसकी मैं बातें करूं तो इसका तो बड़ा साधारण होता है कि कैसे इसका आईपीएससी नेम लिखते हैं। तो भाई ये हो जाएगा अन अन इन ईएम हो जाएगा। और अगर आप शॉर्ट फॉर्म में जानना चाहते हो तो आपका ये भी आंसर हो जाएगा। तो इसमें कुछ था नहीं, बस ये पीरियोडिक टेबल में हम लोग क्या करते हैं, इसकी केमिकल इट मीन्स हम कह सकते हैं कि आईपीएससी कैसे लिखे जाते हैं। तो वन के लिए अन, वन के लिए अन, फिर यहाँ पे क्या करेंगे इन ईएम लगा देते हैं लास्ट में। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारा आंसर हो जाएगा चौथा। कुछ इसमें था नहीं, अच्छा क्वेश्चन था इस बार के नीट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ कहा जाए टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 4.4 ग्राम ऑक्सिलेट आयन। अब यहाँ पे ऑक्सिलेट आयन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सिलेट आयन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा होता है। किसी को यह नहीं पता रहेगा तो नहीं कर पाएगा। तो कैसे इसका फार्मूला जाने भाई, देखो ऑक्सिलेट आयन का मतलब C2O4 -2, ये -2 होता है इसका। तो अगर मैं ऑक्सिलेट आयन की बात करूं, ये है आपका ऑक्सिलेट आयन, ये ऑक्सिलेट आयन है। तो अगर मैं ऑक्सिलेट आयन के एक आयन की बात करूं, ऑक्सिलेट के एक आयन में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन वन ऑक्सिलेट आयन, एक ऑक्सिलेट आयन में कितना होगा, इसके एक मतलब इसके एक आयन में कितना होगा, एक आयन में। तो क्या करेंगे भाई, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी भी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 ही होता है और 2 है तो हो जाएगा आपका 8। ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, और कितने हैं 4, मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आपका हो जाएगा। अब ये जो निगेटिव क्या दर्शाता है, निगेटिव हमको यह बताता है कि अगर पॉजिटिव किसी एटम के ऊपर है तो इलेक्ट्रॉन घट जाते हैं, नेगेटिव आता है तो इसका मतलब उतने इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में बढ़ गए होंगे। तो -2 आ गया, इसका मतलब वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +2। तो टोटल अगर मैं ऐड करूं तो आपका 34 आएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसमें, ऑक्सिलेट के एक आयन में। ये ऑक्सिलेट के एक आयन में इतना वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाएगा 34। अब यहाँ से पूछा क्या जा रहा है कि 4.4 ग्राम ऑक्सिलेट में कितना उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो मैं बात करूं ऑक्सिलेट के एक मोल आयन में कितना पाया गया, इतना। आप मोल निकाल लो, कैसे निकालोगे देखो। तो अब यहाँ पे दिया, हमको पता है भाई कि मोल निकालने का जो फार्मूला होता है तो ये बोलते हैं N अपॉन एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। अब ये N क्या दर्शाता है, यहाँ पे N कुछ भी हो सकता है, एटम, मॉलिक्यूल, आयन। तो आयन दिया हुआ है तो इसलिए N आपका आयन हो जाएगा। तो हम करते क्या है यहाँ पे, देखो ये है आयन, तो एक आयन में ऑक्सिलेट के एक आयन में इतना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इतना वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से मोल निकालो। तो मोल निकालने के लिए हमको पता है कि भाई जितना मास हो, अगर मास दिया तो उसके 1 मोल से भाग दे दो तो आपका मोल निकल आएगा। तो ये 4.4 ये आपका इसका मास हो गया ऑक्सिलेट का। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, अगर आप मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो 88 लगभग आएगा। यहाँ से देखो कार्बन यानी कि 24 और इसका ऑक्सीजन का होता है 16, तो 64, तो इसका 88 मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। तो यहाँ मोल निकल गया। अब मोल निकल गया तो आप आयन निकाल लो एवोगैड्रो नंबर से। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब सॉल्व करोगे इसकी पूरी वैल्यू को, तो 0.05 आएगा बराबर N अपन एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ से N की वैल्यू निकाल लो, N कितना आया 0.05 इंटू Na। मतलब ये N क्या बता रहा है, ऑक्सिलेट का आयन, मतलब ऑक्सिलेट के एक आयन में 34 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब इतने आयंस में कितना हो जाएगा, इतने आयंस में कितना हो जाएगा,
तो आप क्या कर दो 34 का मल्टीप्लाई कर दो। तो इसमें कुछ खास नहीं था। इसने हमको पता है कि ऑक्जिलेट के एक आयन में इतना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से हम आयन निकाल लिए, उसके ग्राम दिया था, मोल निकाल के हम लोगों ने आयन निकाल लिया। तो इसको आप देखो कैसे निकालोगे, देखो तो क्या करेंगे, देखो ऑक्जिलेट के एक आयन में इतना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उतने आयन में जितना आया था 0.05 इंटू अवोगाद्रो नंबर, यही आया था इतने आयन में। तो कितना हो जाएगा, तो आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दो 34 0.05 इंटू Na। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा 1.7 Na के आसपास आएगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा पहला वाला आंसर हो जाएगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था क्या कि ऑक्जिलेट के एक आयन में कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन 34, तो मोल वहां से निकाल के वहां से उसका आयन निकालो, तो इतने आयन्स में कितना, तो जितना हम लोग निकाला आयन उसमें 34 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पता चल जाएगा उतने में कितना उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये आपका पहला वाला आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें, वेन 22.4 लीटर ऑफ H2, एक तरीके से अगर मैं बात करूं H2 कहा जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड कंडीशन दे दिया है, STP का कंडीशन दिया हुआ है। तो जब STP का कंडीशन देता है तो हमको पता है मोल कैसे निकालते हैं। मोल निकालने के लिए एट STP की कंडीशन पे क्या करते हैं, जितना वॉल्यूम हो अपन मोलर वॉल्यूम, और मोलर वॉल्यूम कितना होता है STP की कंडीशन पे 22.4 लीटर होता है। तो मोल दे रखा है, मान लीजिए हाइड्रोजन का निकालू, ये हाइड्रोजन का निकाल रहा हूं, तो 22 दिया हुआ है, 22.4 दिया हुआ है, STP की कंडीशन पे इतना होता भी है 22.4, इसका मोल आ गया 1 मोल, हाइड्रोजन का 1 मोल यहाँ से निकल गया। सिमिलरली आप इसका निकालो मोल Cl2 का, तो आप जब निकालोगे इसका तो इसका दिया हुआ है आपको 11.2 और ये 22.4 होता है STP की कंडीशन पे, तो इसको सॉल्व करने पे 0.5 मोल आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ इसका रिएक्शंस का, तो H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2HCl बनेगा। तो देखो यहाँ पे क्या हम लोग करेंगे, देखो होगा क्या इसमें, अब यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट का केस आएगा, लिमिटिंग रिएजेंट जिससे हमको यह पता चले कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। प्रोडक्ट कितना बनेगा इसको डिसाइड करने के लिए लिमिटिंग रिएजेंट ही हेल्पफुल होता है, और प्रोडक्ट कितना बनेगा उस पर जो निर्भर करता है वो लिमिटिंग रिएजेंट, या प्रोडक्ट की मात्रा को बढ़ाने के लिए जो और चाहिए होता है उसे हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कितना बनेगा हम लोग देखते हैं भाई, 1 मोल से ये स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिया हुआ है, ये मोल और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताता है। तो 1 मोल से ये कितना बन रहा है 2, और यहाँ से भी 1 मोल से कितना बन रहा है 2। तो इसीलिए अब जो आया है, ये 1 आया है और ये आपका 0.5 आया है। तो बताओ 1 से 2 बन रहा था, यहाँ पर भी 1 से 2, तो यहाँ से 1 से 2 बन रहा, तो 0.5 से कितना बनेगा, तो 2 में मल्टीप्लाई कर दो 0.5 का। 1 से 1 हाइड्रोजन से हमारा 2 HCl बन रहा है, तो यहाँ 1 मोल से कितना, तो 2 बन रहा है। इससे हाइड्रोजन से कितना बन रहा है 2, तो इससे कितना बनेगा 1 से 2 बन रहा है, तो 0.5 से कितना बनेगा, मल्टीप्लाई करने पे 1। तो जो जिसमें प्रोडक्ट कम बने वही डिसाइड तो करता है, इससे कितना बन जा रहा है, हाइड्रोजन से जब हम लोग STP पे निकाले तो 1 मोल से 2 बन रहा है, और इससे कितना बन रहा है 0.5 से 1 बन रहा है। इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे क्या है Cl2, यहाँ पे Cl2 लिमिटिंग रिएजेंट है, यही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। क्योंकि हमको पता है रिएक्शन जब बैलेंस्ड होता है तो ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होते हैं ये आपको मोल्स बताते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो एक हाइड्रोजन के 1 मोल से 2 मोल HCl बन रहा है, यहाँ पर Cl2 के 1 मोल से 2 मोल HCl बन रहा है। तो अब जो हम लोग मोल निकाले हैं अब यहाँ रखो, तब 1 से 2 बनना है, तो फिर 1 से कितना बनेगा 2, ये 2 बन रहा है हाइड्रोजन से। अब यहाँ पे 0.5 से कितना बन रहा है, मल्टीप्लाई करो तो 1, ये 2 और 1, तो जो प्रोडक्ट कितना बनेगा, और जितना प्रोडक्ट जिससे कम बनता है वही डिसाइड करता है, वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट आपका ये हो गया Cl2, और लिमिटिंग रिएजेंट से जितना प्रोडक्ट बनता है वही आपका क्या कहलाता है कि वो प्रोडक्ट बना है। तो 1 मोल HCl बनेगा,
यहाँ पे 1 मोल HCl बन जाएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट है, और लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा रिएक्टेंट साइड लगता है, क्योंकि भाई रिएक्टेंट साइड में ही हम पता कर पाते हैं कि आपस में रिएक्ट करके कितना बनाएगा, कौन कितना बनाएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट जो रिएक्शन में जल्दी समाप्त हो जाए, जो रिएक्शन में जल्दी फिनिश हो जाए। द रिएजेंट विच लिमिट फर्स्ट, या आप यह कर लो जो यह बताए कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, या प्रोडक्ट की मात्रा को बढ़ाने के लिए जो और चाहिए, उससे हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। इसके अनुसार देखें तो हमारा पहला वाला आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें भाई, काफी अच्छा क्वेश्चन सब है। देखो यहाँ पे 4 एलिमेंट आपको दे रखे हैं। अब इसका फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल एंथैल्पी एक ही होता है, पूछा जा रहा है आपसे। तो क्या होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? किसी गैसियस आइसोलेटेड गैसियस एटम या आयन के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन निकालने में हमको एनर्जी देनी पड़ती है, उसे बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट हमको पता है लेफ्ट से राइट जाने पे जनरली बोला, जनरली फर्स्ट आयनाइजेशन जो एंथैल्पी होती है वह बढ़ती जनरली। तो आप यहां से देख लो, तो ये क्या बना रहा है? ये आपको बना रहा है सोडियम, और ये क्या दे रखा है? ऑर्गन, नोबल गैस, और ये आपको क्या? सिलिकॉन, और ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ? एल्युमिनियम का। तो लेकिन आप ये भी जान लो कि जो आप नोबल गैसेस होते हैं वो हाई स्टेबल होते हैं, क्योंकि उनके पास फुल फील्ड ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ऑर्बिटल में, तो उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अपने पीरियड में सबसे ज़्यादा नोबल गैस ही होते हैं। अपने पीरियड में अब आयनाइजेशन जो इनकी एंथैल्पी होती है फर्स्ट, अपने पीरियड में सबसे ज़्यादा होती है उन्हीं की, क्योंकि फुल फील्ड कंडीशन में रहते हैं और उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा टिपिकल्ट या डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए उसकी आयनाइजेशन जो एनर्जी फर्स्ट होती है बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इस कंसेप्ट से देखें तो बी वाला हमारा सबसे ज़्यादा। अब इनकी बात करते हैं, सोडियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन, ये कहीं पीरियड में है और लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ती है, तो सिलिकॉन का ज़्यादा हो जाएगा, देन एल्युमिनियम, देन सोडियम। मैग्नीशियम रहता तो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता, Mg, तो यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे रेगुलरली ऑर्डर फॉलो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सिलिकॉन, उसके बाद तो सिलिकॉन वाला C, देन उसके बाद एल्युमिनियम, इसका मतलब D, तब A आ जाएगा। तो इसमें कुछ था नहीं, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। कभी कभी क्या करता है कि एटम दे के पूछता है। अब यहाँ पर बड़ा आसान आपको कर दिया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया है, अब इससे आप एटम पहचानो कि यह एटम कौन है, किस एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है। अगर वो एक ही पीरियड के होंगे तो यू नो वेरी वेल व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आयनाइजेशन जो एनर्जी होती है वह बढ़ती है जनरली। ठीक, इसके अनुसार देखें तो सी वाला आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे द मोनोमर ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 आर गिवन है। ये तो काफी अच्छा सवाल भी है, और ये बायोडिग्रेडेबल में ही आते हैं। मान लो कभी पॉलीमर आपको पूछा जाए कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में बताओ, तो आप यहाँ से जान सकते हो कि नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 एक तरीके का बायोडिग्रेडेबल होता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है भाई? अब इसमें जो पॉलीमर में जो आपका मोनोमर यूज होता है, बेसिकली ये ग्लाइसिन, ये याद करने वाली चीजें हैं कि इसमें किसका मोनोमर कौन होगा। तो इसमें आपको दे रखा है, तो ये आपका ग्लाइसिन यूज किया जाता है मोनोमर के फॉर्म में, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 और एमिनो कैप्रोइक एसिड। और जहां भी नाइलॉन वाले होते हैं इसमें लिंकेज एक पाया जाता है, अमाइड, अमाइड लिंकेज। ठीक, अमाइड लिंकेज। तो ऑन द बेसिस ऑफ लिंकेज के कौन कौन लिंकेज होते हैं? पॉलिस्टर, ईस्टर, यानी उसमें ईस्टर ग्रुप प्रेजेंट होंगे, इसमें अमाइड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, कोई फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन वगैरह होते हैं। तो उसके अनुसार हम जान सकते हैं इसका जो नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 होता है इसका मोनोमर यही होता है। इसका आप आंसर बता दो चौथा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन आपको दिया है इसमें कह रहा है कि इन अ क्लोज कंटेनर N2 हाइड्रोजन दिया है आपको, H2 आर मिक्स टू प्रोड्यूस NH3। तो आप क्या करो, अब कह रहा है इफ एट एनी स्टैंड, इसका मोल सभी का 2 रखा है, किसी भी स्टैंड पे कोई कंटेनर है उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रख दिया है, उसमें
रिएक्शंस होंगी और किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसका जो मोल दिया है आपको प्रत्येक का 2 रखा हुआ। तो कैसे करते हैं, तो इनिशियल हमको कुछ मानना पड़ेगा भाई, क्योंकि वो गिवन किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपको दे रखा है, तो इनिशियल हम कुछ मानते हैं वेरिएबल क्वांटिटीज। तो कैसे करते हैं, इसमें थोड़ा सा इक्विलिब्रियम मोल का यूज करने वाले हैं। क्या होता है इक्विलिब्रियम मोल, कैसे हम लोग इक्विलिब्रियम पे मोल लिखते हैं, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का इक्विलिब्रियम पे कैसे लिखते हैं मोल, तो ये दिखा रहा हूं आपको। मान लो इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं, इक्विलिब्रियम मोल, अगर मान लो आपको अल्फा नहीं दिया हो, अल्फा क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब ना दिया हो तब कैसे लिखते हैं इक्विलिब्रियम पे मोल, जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ना दे रखा हो, अल्फा ना दे रखा हो तब। यहाँ मतलब कंडीशन क्या है कि अल्फा नॉट प्रोवाइडेड, अल्फा नॉट प्रोवाइडेड मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको जब ना दे रखा हो, और जब दे रखा हो तो उसके लिए अलग कंडीशन वो बनाते हैं। तो क्या होता है, तो उस समय मोल जो होता है आपका, उस समय जो आपका मोल होता है, मोल ऑफ रिएक्टेंट हम लोग लिखते हैं y माइनस एन एक्स। ये आप इससे सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे। और उस समय मोल ऑफ प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्ट का जो मोल होता है वो एन एक्स हो जाता है। यहाँ पे y क्या है, इनिशियल मोल है, रिएक्टेंट का इनिशियल मोल, और यहाँ पे n क्या है, बैलेंस कंडीशन में जो उसके पास स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं, बैलेंस रिएक्शन में उसके पास जो मोल होंगे, आप ये भी बोल सकते हो वो n की वैल्यू, और x क्या होता है, रिएक्टेंट का वह मोल जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, जो टूटा हो। तो आप इसी के बेसिस पे निकाल सकते हो। कैसे, देखो भी बता रहा हूं। देखो जैसे मैं बात करूं, अब यहाँ पे N2 और 3H2 इसको बैलेंस किया तो क्या आ जाएगा 2NH3। अब मान लो किसी एक इनिशियल कंडीशन पे मान लिया कि रिएक्टेंट का हमको मोल मानना होगा, लेकिन एट ए गिवन कंडीशन पे आपको दे रखा है 2 सबका मोल दे रखा है। तो क्या करूं, वही देखो फॉर्मेट लगाता है, इसमें कोई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात नहीं कही गई है। तो जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा आपको जब ना दिया हो, तब के लिए कैसे इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मोल लिखते हैं, तो इस फार्मूला का यूज कर लो। प्रत्येक जितने भी इक्विलिब्रियम पे होंगी मोल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, जब अल्फा नहीं दिया होगा तो हम लिख पाएंगे। तो देखो इनिशियल मान लिया ये ए है और ये बी है, इनिशियल किसी एट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मान लो। अब क्या होने वाला है, तो हम कैसे इक्विलिब्रियम भी बात कर सकते हैं एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। तो क्या होगा, देखो ये y क्या बताता है, हमने कहा इनिशियल मोल होता है रिएक्टेंट का, तो इनिशियल मोल कितना हमने ले रखा है ए, तो यहाँ पे लग दो ए। ये हम लोग अभी रिएक्टेंट का लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट का भी नहीं लिख रहा हूँ, तो रिएक्टेंट को लिखने के लिए इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ। y क्या होता है, इनिशियल मोल जो कि लिया हूं, तो a लिया हूं, फिर माइनस करो इसमें, उसमें माइनस है, देखो n क्या होता है, बैलेंस रिएक्शन में जो उसका मोल दिखे, तो बैलेंस रिएक्शन में इसका स्टोइचियोमेट्रिक कितना है, मोल कितना है 1, तो 1 ही। और x जो टूट रहा है, भाई टूटेगा तो ये वो कुछ ना कुछ इनिशियल ए रखा, बाद में टूटेगा, मान लिया x टूटा होगा, तो इसीलिए 1 यहाँ पे हो जाएगा, ये x। सिमिलरली अगर इसकी बात करें, इनिशियल मोल इसका कितना है मोल, तो बी, और माइनस एन कितना है, बैलेंस कंडीशन में एन अब इतना 3 हो गया, इसका 1 था, एन यहाँ पे कितना है 3, तो एन की वैल्यू क्या रखो 3। अब x टूटा होगा तो 3x। सिमिलरली आप इसका देखो, आप प्रोडक्ट का कैसे लिखते हैं, एन एक्स जितना टूटा होगा और जितना बैलेंस कंडीशन में उसके पास स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहा होगा, मोल होगा, वही लिखेंगे। इसका कितना लिखेंगे 2, जो कि है n की वैल्यू, यहाँ पे n की वैल्यू कितना है 2। अब यहाँ पे जो टूटा मान लो x, तो यही एट एनी इंस्टेंट पे आपको सबका 2 मोल दे रखा है, सबका दे रखा है, देखो इसका भी, इसका भी, इसका भी 2 दे रखा है। तो आप क्या करो, इनको बराबर कर दो, ये 2 दे रखा है, डिवाइड नहीं, इसका मतलब ये डिवाइड नहीं था, लेकिन इनका मतलब प्रत्येक का 2 मोल दे रखा है आपको। तो आप कैसे सॉल्व करो, देखो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आपका हो जाएगा a माइनस एक्स भी आपको 2 दे रखा है, और
बी माइनस 3x भी आपको दो दे रखा था, और यहाँ पे जो हम लोगों ने निकाला अभी 2x बराबर 2 दे रखा है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, यहाँ से, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1, 1 इसमें पुट करो तो a माइनस 1 बराबर 2, इट मीन्स a बराबर 3, ट्रांसपोज करने पे 3 आ गया। सिमिलरली आप यहाँ रखो, यहाँ पे जब यहाँ रखोगे तो b इस केस में इसमें रखने जा रहे हैं, तो इस केस में जब रखेंगे तो x की जगह आप 1 रखो, इस रिलेशन से हमने x की वैल्यू निकाल लिया, अब दोनों रिलेशन पुट कर दो। तो जब पुट करने के बाद a में इसका 3 आ गया, इसमें जब पुट करेंगे तो b माइनस 3 बराबर 2, तो b बराबर क्या आ जाएगा, उधर ट्रांसपोज करोगे तो 5। तो यहाँ से पता चल गया इनिशियल मोल उनका, a का 3 और b का 5, तो a का 3 b का 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो बड़ा अच्छा सवाल था, ये काफी अच्छा था। तो जब कभी अगर आपको इक्विलिब्रियम की बातें कहे और इक्विलिब्रियम पे आपको अल्फा ना दे रखा हो, तो आप रिएक्टेंट का कैसे मोल निकालो, बस वही फार्मूला लगाओ, y माइनस एन एक्स, और प्रोडक्ट का nx हो जाता है। ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, और ये इनिशियल मोल जो लेते हो आप या दे रखा होगा, ये बैलेंस रिएक्शन में जो मोल होंगे वो, और x तो टूटता ही है। तो इसी बिहार पे हमने सवाल को कर डाला। देखो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 5, इसका आंसर यानी 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो आप, क्या इसमें कहा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल रिएजेंट सो सिंथेटिक्स ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है एक प्रकार का पॉलीमराइजेशन से बनता है। तो यहाँ से तो पता चल ही गया भाई, ये सब जो बने हैं, ये जो बन जाता है तो ये तो कहीं ना कहीं पॉलीमर वाला सिस्टम तो सो ही करेगा। तो इससे तो पता चल गया कि पॉलीमराइज तो होगा ही होगा, दिए गए ऑप्शन इसमें। तो यहाँ पे ये सब तो पहले ही फेल हो गए। देखो पॉलीमर कंडीशन कोई दिया ही नहीं है, तो इनकी हम बातें नहीं, इसमें बात करेंगे भाई, इसमें ध्यान ही नहीं देंगे, क्योंकि ये पॉलीमर है। और क्या होता है, जब कई मोनोमर आपस में मिल के पॉलीमराइजेशन हो के ना, जब आपस में कई मोनोमर मिलते हैं तो एक बड़े बिग मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं, जो बनते हैं उसे बोलते हैं पॉलीमर। और जो फेनामेना होता है उसे पॉलीमराइजेशन, तो कहीं ना कहीं पॉलीमराइजेशन तो होगा ही होगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे एल्काइन दे रखा है आपको, तो आप एक खास बात जानो, जो एल्काइन होते हैं, जितने भी एल्काइन होते हैं, वह इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दोनों दे सकते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन दोनों देते हैं, लेकिन जो एल्कीन हमारा होता है वो केवल और केवल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक यह नहीं देता, यह न्यूक्लियोफिलिक नहीं देता। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको रिएक्शन मैग्नीज्म में यूज करने को मिलेगा कि जितने हमारे एल्कीन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक नहीं देते। जबकि हमारा अल्काइन जो होता है वो दोनों देता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दोनों देता है। लेकिन अल्काइन भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा देता है, दोनों देता है बट ये ज्यादा देता है। लेकिन दोनों की अगर मैं बात करूं, अल्काइन और अल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कौन ज्यादा देता है, तो अल्कीन ज्यादा देता है। तो ये कंसेप्ट था। और Hg2 के प्रेजेंस में कभी रिएक्शन आपको दिया जाए, Hg+2 के प्रेजेंस में हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमेशा होता है। ठीक, तो आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, ये कंसेप्ट था। तो आपको एल्काइन दे रखा है देखो, और बनाना है आपको ये। तो अगर मैं इसका यूज करूंगा तो कहीं ना कहीं दोनों पे आ जाएंगे Cl। देखो CH टूटेगा, देखो यहाँ लगाओ, और CH देखो यहाँ लग जाएगा, तो इसकी हम बात नहीं करेंगे। तो बनाना है हमको ये, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और जाके तुम्हारा HCl ऐड लग इस तरीके से लग जाएगा। और ये अल्काइन जो होते हैं Hg की प्रेजेंस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे भी सकते हैं, और इसमें कंडीशन पॉलीमराइज्ड भी है। और सबसे बड़ा कंडीशन ये है कि फ्री रेडिकल तो जनरेट होना ही चाहिए। फ्री रेडिकल जनरेट नहीं होगा तो रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होगा, क्योंकि उनको पॉलीमर पढ़ते स्टेप और चेन दो शो करते हैं, स्टेप और चेन प्रोसेसिंग में होते हैं।
तो फ्री रेडिकल तो जनरेट होना ही चाहिए, तो उनके लिए पेरोक्साइड तो लेना ही पड़ेगा। तो ये जितने भी कहावत थी, पेरोक्साइड नहीं दिया है, इसमें तो दोनों नहीं दिया था, पॉलीमराइजेशन और पेरोक्साइड, तो ये तो होंगे ही नहीं। और जब ये होंगे नहीं तो पहला वाला जो ऑप्शन आपका दिख रहा है यही सेट ज्यादा बैठ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, पहला वाला। पेरोक्साइड की वजह से फ्री रेडिकल जनरेट होंगे जो कि प्रोसीड करवाएंगे रिएक्शन में, और पॉलीमराइजेशन इसलिए क्योंकि पॉलीमर बन रहा है। और ये HgCl2 जो है ये दर्शा रहा है कि यह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देने वाला है, और जो अल्काइन हमारा होते हैं वह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे कहीं अगर अल्कीन दिया होता तो ये नहीं देता, क्योंकि अल्कीन हमारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देते। तो पहला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन अब है भी नहीं, तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन सब दिए गए थे और काफी अच्छा लगा। और आप भी सभी क्वेश्चन को एक बार बारीकी से जरूर देखो, जहां गलती हो जाए उसको जरूर नोट करो, और सुबह उठ के अपने मम्मी पापा का या माता पिता का पैर जरूर छूइए, क्योंकि हमारे विचलित मन को वो हमेशा एकाग्र करती है। ठीक, तो आप ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। सो थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका न्यू लाइट कोचिंग में स्वागत है। बेटा, हमारी कोचिंग का मिशन अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। ये हमारे कोचिंग के फाउंडर डॉक्टर SP सिंह का मिशन है। बेटा, आज के सेशन में जो अभी RBST 01 हुआ था, रैंकर बूस्ट टेस्ट सीरीज का जो पहला पेपर हुआ था, उसमें 10 क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसे चुने जहां पर बच्चों ने सबसे ज़्यादा गलतियां की। ऐसे 10 क्वेश्चन को हमने एक सेशन के रूप में आपके सामने डिस्कस करने के लिए आ रहे हैं। बेटा, इसको हम लोग 10 का दम के रूप में आपको दिखाएंगे। बेटा, इस क्वेश्चन में, इस सेशन में जहां बच्चों ने सबसे ज़्यादा गलती करी, इसमें एक क्वेश्चन बेटा 183 था। जरा क्वेश्चन देखो, रीड केयरफुली द गिवन बिलो स्टेटमेंट्स एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये आपके क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट हैं, इनको पढ़ के आपको गलत स्टेटमेंट चुनने हैं। बेटा, पहला स्टेटमेंट है फंजाई स्पायरोगायरा प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस ऑल इजिली मल्टीप्लाई बाई फ्रेगमेंटेशन। ध्यान दो, यहां पे फ्रेगमेंटेशन भी दिया हुआ है और साथ साथ में फिजन भी दिया है। एनसीईआरटी में सिर्फ फ्रेगमेंटेशन की बात करी गई है, ये फिजन के द्वारा मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। इसका मतलब चाहे फंजाई हो, चाहे फिलामेंटस एल्गी हो, और चाहे प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस हो, ये फ्रेगमेंटेशन के द्वारा करेंगे, फिजन के द्वारा नहीं करेंगे। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, हमको गलत ही चुनने हैं। दूसरा है इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड लोअर प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। बेटा, हायर प्लांट, ये जो मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट्स हैं, यहां लोअर एनिमल्स नहीं होना चाहिए, लोअर प्लांट्स नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हायर प्लांट एंड हायर एनिमल्स एंड प्लांट में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, ये दोनों एक साथ अकर नहीं करती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, बी वाला। तीसरा स्टेटमेंट बेटा है म्यूल डज नॉट रिप्रोड्यूस, सो रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी कैरेक्टराइज्ड एज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस पूरी पृथ्वी पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो रिप्रोडक्शन करें ऐसा संभव नहीं है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो जीवित तो हैं लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, जैसे कि म्यूल, जैसे कि इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब अगर हम बात करें कि क्या रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बेटा कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है। जब भी हम लिविंग को कैरेक्टराइज करते हैं तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शसनेस, ये सारे फीचर्स आते हैं। लेकिन ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि रिप्रोडक्शन हर ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता है, कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं। और जबकि यहाँ पे क्या लिखा है कि रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज एज कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ये बात तो सही है, ये बात सही है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। अगर म्यूल रिप्रोडक्शन नहीं करता है, इसका मतलब रिप्रोडक्शन के कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है, इट्स नॉट अ डिफाइनिंग फीचर।
रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ये सी ऑप्शन भी गलत है। अब बेटा लास्ट ऑप्शन में लिखा है कि ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट और एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट अ स्पीसीज। इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इंसान है, इंसान एक विशेष प्रकार का ऑर्गेनिज्म है, होमो सैपियंस सैपियंस, ये एक अलग स्पीसीज है। कुत्ता, भेड़, बकरी, बिल्ली, ये जितने भी हैं ये अलग अलग स्पीसीज हैं। इस पृथ्वी पे जो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स या प्लांट पाए जाते हैं ये अलग अलग स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी स्टेटमेंट बेटा बिल्कुल सही है। हमको क्या करना है, हमको गलत छांटने हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा ए बी सी ये तीनों स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे आपने गलती करी क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर लोअर प्लांट की बात करी जो कि प्लांट होना चाहिए। यहाँ पर फिजन नहीं करना चाहिए, अगर फिजन ना होता तो ये स्टेटमेंट सही होता। और यहाँ पर अगर डिफाइनिंग फीचर की बात करते तो ये भी स्टेटमेंट सही होता। इस तरीके से 183 क्वेश्चन जो है इसका बेटा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखते हैं 140 नंबर क्वेश्चन। 140 नंबर क्वेश्चन को जरा पढ़ो। क्वेश्चन ये कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। ये असर्शन और रीजन के फॉर्म में है। लिखा है बेटा सम लिजर्ड एंड वर्ड्स द फीमेल गैमीट, जो ओवम है फीमेल गैमीट अंडरगो डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। इस ओवम से डायरेक्ट एम्ब्रियो बन रहा है, इस ओवम से डायरेक्ट बेटा एम्ब्रियो बन रहा है, डायरेक्ट एम्ब्रियो बन रहा है बिना स्पर्म के, बिना फर्टिलाइजेशन के। अगर बिना फर्टिलाइजेशन के ओवम बनता है तो ये क्या है, ये पार्थेनोजेनेसिस है। तो बेटा यहाँ पे क्या आ गया, सम रिजल्ट्स एंड वर्ड्स फीमेल गैमेट अंडरगो डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। एनसीईआरटी में यही स्टेटमेंट दिया हुआ है, सही है असर्शन। रीजन की बात कर रहा है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। ये जो ऊपर वाला प्रोसेस है जिसके तहत फीमेल गैमीट डायरेक्ट एम्ब्रियो में चेंज हो गया बिना स्पर्म के, बिना फर्टिलाइजेशन के, और बेटा इसी घटना को हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। असर्शन भी सही है, रीजन ये जो स्टेटमेंट है ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, ए भी सही है आर भी सही है। लेकिन ये असर्शन को रीजन जो है ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है क्योंकि ये बात कंप्लीट कर रहा है। ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है और नीचे डेफिनेशन किसकी लिखी है उसकी बात करेगी। तो यहां पर हम लोग जो 140 नंबर क्वेश्चन है यहां पर असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। कोई ऐसा ऑप्शन है? हाँ बेटा, इसका आंसर जो है पहला ही है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो बेटा 140 नंबर क्वेश्चन जो था इसमें पहला ऑप्शन सही है। यहां पर रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। आगे देखो बेटा, एक क्वेश्चन दिया है 128 नंबर। इस क्वेश्चन को तो गलत नहीं करना चाहिए, ये तो इजी क्वेश्चन था। सेलुलर मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम एट ओवल्यूशन, जब ओवल्यूशन होता है तो ओवम के बाहर सेलुलर मेम्ब्रेन कौन सी होती है? जैसे मान लो बेटा ये ओवम है, ये ओवम है, ठीक है, यहां पे ओवम का न्यूक्लियस होगा। अच्छा, ओवम के बाहर विशेष प्रकार की एक झिल्ली होती है जिसको मैंने ब्लू ब्लू करके बनाया हुआ है, ये बेटा कोरोना रेडिएटा है। ये झिल्ली है, जो लेयर है ओवम के बाहर, इसको हम लोग कहते हैं कोरोना रेडिएटा। ठीक है, सॉरी जोना पेलुसिडा, क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा। तो ओवम जो है ये ओवम की मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये जो ब्लू वाली है ये जोना पेलुसिडा है, जोना पेलुसिडा है, ठीक है। ये जोना पेलुसिडा होती है, इसी के बाहर सेलुलर लाइनिंग होती है, सेल की बनी हुई लाइनिंग होती है, और ये सेल की बनी हुई जो लाइनिंग होती है इस तरीके से, इनको हम लोग कोरोना रेडिएटा बेटा कहते हैं। ये एक्चुअली फॉलिकुलर सेल से मिलके बनती है, जो ग्रेनुलोसा सेल होती है ये इन्हीं से मिलके बनती है।
तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओवम के बाहर जो सेलुलर मेम्ब्रेन होती है, ओवम के बाहर ओवल्यूशन के समय, वो कौन सी होती है? जोना पेलुसिडा सेलुलर नहीं है, तो इसका मतलब इसके बारे में बात नहीं करना है। कोरियन, बेटा कोरियन जो होती है, जब हम एम्ब्रियो की बात करते हैं तो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है। इनके कई सारे काम हैं। इसमें कोरियन जो है ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है और सबसे बाहर की तरफ होती है। और आपको बता दें, जो ह्यूमन फीमेल में प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है वहां पर भी कोरियन पार्टिसिपेट करती है। तो कोरियन जो है ये बेटा एमनियोटिक मेम्ब्रेन है। ये ओवम के बाहर सेलुलर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन का भी इससे कोई लेना देना नहीं है। फोर्थ ऑप्शन देखो, पेरीमेट्रियम। जब आप यूट्रस पढ़ते हैं तो यूट्रस में पेरीमेट्रियम, एपीमेट्रियम और मायोमेट्रियम पढ़ते हैं। तो याद रखना, जो आपकी एंडोमेट्रियम होती है वो अंदर की तरफ होती है, बाहर की तरफ पेरीमेट्रियम होती है, और बीच में मस्कुलर जो लेयर होती है उसको हम लोग मायोमेट्रियम कहते हैं, ठीक है। तो ये यूट्रस के साथ इसका संबंध है। इस तरीके से जो सेलुलर मेम्ब्रेन है ओवम के पास में, ना तो वो जोना पेलुसिडा है, ना वो ओवम की झिल्ली है। ये जो बाहर की तरफ गैनलोसा सेल या फॉलिकुलर सेल कोना रेडिएटा में चेंज हो गई, ये वही है। तो यहाँ पे हम जाएंगे कोना रेडिएटा की तरफ। तो 128 का आंसर क्या होगा? इसका बेटा आंसर होगा कोना रेडिएटा। ये क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं था, ये तो आप कर सकते थे। अच्छा बेटा, अब देखते हैं 165 नंबर क्वेश्चन। इफ अ फ्लावरिंग प्लांट्स, क्वेश्चन देखो जरा, यहां पे क्वेश्चन को पढ़ने में आपने जल्दबाजी कर दी। इफ अ फ्लावरिंग प्लांट, एक एंजियोस्पर्म है, फ्लावरिंग प्लांट का मतलब एंजियोस्पर्म, जिसके पास में स्टेमिनेट फ्लावर भी है और पिस्टिलेट फ्लावर भी है। मतलब फ्लावर कैसे है? यूनिसेक्सुअल। अगर बेटा स्टेमिनेट है इसका मतलब मेल फ्लावर है, और अगर पिस्टिलेट है इसका मतलब फीमेल फ्लावर है। एक ही प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है, लेकिन फीमेल फ्लावर मेल फ्लावर अलग अलग है, इसका मतलब ये यूनिसेक्सुअल है। विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन आर नॉट अकर। बस क्वेश्चन हो गया। अब आप कर लेंगे, जल्दबाजी कर गए होंगे क्वेश्चन पढ़ने में, आप फ्लावर को बाइसेक्सुअल मान लिए होंगे। अगर बेटा यूनिसेक्सुअल ये फ्लावर है तो इनमें क्या नहीं होगा? कौन सी चीज नहीं होगी? बाइसेक्सुअल फ्लावर में ऑटोगैमी होगी। और बेटा ये जो फ्लावर है इनमें ऑटोगैमी नहीं होगी, कुछ करना ही नहीं है। 165 का सेकेंड आंसर। क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं था, अगर आप लैंग्वेज सही पढ़ लेते, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते, तो आपका ये गलत नहीं होता। तो 165 नंबर में ऑटोगैमी, इन फ्लावर्स में ऑटोगैमी नहीं पाई जाती है। ऑटोगैमी पॉलिनेशन के रूप में आपको नहीं मिलेगी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, 174 नंबर क्वेश्चन। जब भी पेपर आप देखें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो हमारी गलतियां होती हैं, क्वेश्चन को कायदे से ना पढ़ने की वजह से हमारी गलतियां हो जाती हैं। तो क्वेश्चन जरूर पढ़ना चाहिए सही तरीके से। बेटा क्वेश्चन पढ़ो। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, नीचे दो स्टेटमेंट दिए हैं, ठीक है। लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन रिपीट कर गया। 174 नंबर क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं बेटा। ये फंजाई, स्पायरोगायरा, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस ऑल इजिली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। पहला स्टेटमेंट, हाँ हो सकता है चलो ये उसी तरीके का कोई दूसरा क्वेश्चन हो, चलो करते हैं इसको, देखते हैं कि दो स्टेटमेंट बेटा दिए हैं। एक पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, फंजाई, स्पायरोगायरा, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस ऑल इजिली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। यहां तक तो बात सही है, फिजन के द्वारा मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इसका मतलब ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड लोअर प्लांट, यहां लोअर प्लांट की बात आ गई। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, यहां तक तो सब कुछ सही है। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट, ये जो लोअर बात लिखी है ना, लोअर, ये गलत लिखा है। यहां पे सिर्फ प्लांट लिखा होना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दे डू नॉट अकर टुगेदर। इसका मतलब बेटा ये स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 भी गलत है, स्टेटमेंट 2 भी गलत है। अब हमको क्या करना है? इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फॉर द ऑप्शन गिवन बिलो। अब कुछ करना नहीं है, अब तो आपको ये ढूंढना है कि कहां पर दोनों
स्टेटमेंट इनकरेक्ट लिखे हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, तो हमको सिर्फ पहले वाले ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा और यहीं से हमें अपना राइट आंसर मिल जाएगा। पहला ऑप्शन, दोनों स्टेटमेंट बेटा गलत है ये, ठीक। तो 174 नंबर क्वेश्चन जो था, इसी तरीके का एक क्वेश्चन हमने अभी और किया था इससे पहले, ठीक है। आगे देखते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत कठिन क्वेश्चन थे इस वजह से आपसे गलती हुई, थोड़ा सा आपने ध्यान नहीं दिया, इसलिए बेटा क्वेश्चन पेपर जब हाथ में हो तो जल्दबाजी नहीं करो, क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, एक बार इसको ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन देखो क्या है, इट इज पॉसिबल टू स्टोर पॉलन गेन, पॉलन गेन को स्टोर कर सकते हैं, कई सारी स्पीशीज के पॉलन गेन को हम स्टोर कर सकते हैं और कई सालों तक उनको हम प्रिजर्व भी कर सकते हैं, उनको जीवित रख सकते हैं। विच टाइप ऑफ केमिकल इज यूज्ड एट द टेम्परेचर, एट विच टेम्परेचर, पर जब भी हम पॉलन गेन को स्टोर करते हैं तो -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। अगर इस टेम्परेचर पे हम लोग इसको स्टोर करते हैं तो हम इसको लंबे समय तक जीवित वायबल बनाए रख सकते हैं। तो पॉलन गेन को अगर वायबल बनाए रखना है तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 196 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो ये टेम्परेचर गैसियस नाइट्रोजन हमको दे सकती है, ठीक है। और याद रखना 196 ही नहीं, सॉरी गैसियस नाइट्रोजन हो गया है, यहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन की बात आएगी। तो चलो ये तो नहीं है, ये गलत है, यहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन की बात करेंगे, ठीक। लिक्विड नाइट्रोजन 196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे सकता है। फिर लिखा है लिक्विड नाइट्रोजन 77 केल्विन, और फिर लिखा है मोर देन वन ऑप्शन आर करेक्ट। तो बेटा चारों ऑप्शन को देखो, इसमें एक ऑप्शन और भी है, मोर देन वन ऑप्शन आर करेक्ट। जब कभी ऐसा ऑप्शन दिया हो तो तीनों स्टेटमेंट को दोबारा फिर ध्यान से पढ़ो कि ऐसा तो नहीं कि एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो। तो बेटा एक तो लिक्विड नाइट्रोजन में हम लोग 196 डिग्री सेल्सियस पैदा कर सकते हैं, साथ साथ में जो लिक्विड नाइट्रोजन 77 केल्विन दिया है, इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करके देखो। अगर डिग्री सेल्सियस में चेंज करोगे तो 77 माइनस 273.15, ये करो, आपको डिग्री सेल्सियस में चीजें मिल जाएंगी। तो जैसे ही करोगे बेटा ये सेम वैल्यू आ जाएगी -196 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखना लिक्विड नाइट्रोजन 196 में हम इनको रख सकते हैं और लिक्विड नाइट्रोजन 77 केल्विन जो है ये भी -196 डिग्री सेल्सियस ही है, इसको आपको चेंज करना था। जल्दबाजी में आपने देखा होगा लिक्विड नाइट्रोजन और लगा के निकल दिए। यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो था ये मोर देन वन ऑप्शन वाला भी था। तो हम किसके साथ जाएंगे बेटा, हम लोग चलेंगे लास्ट वाले ऑप्शन के साथ। आपसे गलती हुई, आपने किसको चुना, लिक्विड नाइट्रोजन को चुना। ज्यादातर बच्चों ने यही गलती करी, लेकिन आपने थर्ड ऑप्शन नहीं देखा था। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, हमारा आंसर होगा मोर देन वन ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। बहुत कठिन क्वेश्चन तो नहीं थे, ऐसा नहीं था कि बहुत मेहनत करनी पड़ती, बस क्वेश्चन आपको देखने थे, थोड़ा सा रुकना था, देखने के बाद आप रुके नहीं, जल्दबाजी में कलम चलाते गए और गलती होती चली गई। हो जाता है बेटा, ये ह्यूमन एरर है, इन्हीं एरर से धीरे धीरे आप परफेक्ट बनेंगे। तो बेटा विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, जरा देखो। इन चैजमोगैमस फ्लावर ऑलवेज ऑटोगैमी अकर। चैजमोगैमस पता क्या होता है, चैजमोगैमस मीन्स होता है ओपन, एंथर भी खुला है, स्टिग्मा भी खुला है। कोई भी आकर, कोई भी पॉलन ग्रेन आकर स्टिग्मा पे गिर सकती है। इनके पास पूरे चांस हैं डिफरेंट टाइप के प्लांट से पॉलन ग्रेन लेने के, लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट का मतलब अदर स्पीसीज के नहीं हो गए, उसी स्पीसीज का होना चाहिए जिसका वो खुद ही है, ठीक है। तो याद रखना बेटा चैजमोगैमस फ्लावर ऑलवेज ऑटोगैमी अकर नहीं बेटा, इसमें ऑटोगैमी भी हो सकती है अगर ओपन है। तो ऑटोगैमी का मतलब होता है जिस फ्लावर में मेल और फीमेल गैमीट, मेल और फीमेल सेक्स आर्गन एक ही फूल में पाए जाए, ऐसे फूल को बाइसेक्सुअल कहते हैं। और बाइसेक्सुअल फ्लावर जो होता है वहां पे ऑटोगैमी होती है, क्योंकि उसी फ्लावर का मेल पॉलन ग्रेन को छोड़ता है और उसी फ्लावर की स्टिग्मा पे आके गिरता है, इसको ऑटोगैमी कहते हैं। लेकिन चैजमोगैमस फ्लावर जो है
इसमें ऑटोगैमी हो सकती है, ऐसा नहीं कि ऑटोगैमी नहीं हो सकती। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, खुला हुआ है, तो उसी फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके गिर सकता है। लेकिन बगल में कोई दूसरा पौधा खड़ा है उसी स्पीसीज का, वहां से पॉलन ग्रेन हवा या किसी भी माध्यम से आके इस फ्लावर के स्टिग्मा पे आके गिर सकती है। तो यहाँ पे जीनोगैमी भी हो सकती है, यहाँ पे गिटोनोगैमी भी हो सकती है। तो यहाँ पे सिर्फ ऑटोगैमी नहीं होगी, कई सारे ऑप्शन होंगे इसमें। तो बेटा चैजमोगैमस फ्लावर में ऑटोगैमी सिर्फ पाई जाती है, इस बात पे हम सहमत नहीं है, ये बात पे हम सहमत नहीं है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, हमको सही आंसर छाटने हैं। फिर लिखा है इन चैजमोगैमस फ्लावर ऑलवेज गिटेनोगैमी अकर, गलत, ये भी गलत है भाई। इसमें ऑटोगैमी भी हो सकती है, गिटेनोगैमी भी हो सकती है। भाई मेरा शरीर प्लांट मान लो, ये मान लो मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है, ठीक है, या मान लो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर ही है, ये भी बाइसेक्सुअल है, ये भी बाइसेक्सुअल है। अब इस फ्लावर से, राइट हैंड के फ्लावर से पॉलन ग्रेन आके लेफ्ट हैंड पे जो फ्लावर लगा है उसकी स्टिग्मा के ऊपर गिर सकती है। तो अगर एक ही पौधे के दो डिफरेंट फ्लावर के बीच में अगर पॉलन ग्रेन एक्सचेंज होती है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, दिस इज कॉल्ड गिटेनोगैमी। जो गिटेनोगैमी होती है वो यहां पे हो सकती है। तो सिर्फ यहां गिटेनोगैमी होगी इन चैजमोगैमस फ्लावर, ये भी बात गलत है। सिर्फ और सिर्फ गिटेनोगैमी नहीं पाई जाएगी इन चैजमोगैमस फ्लावर, ऑटोगैमी इज नेवर अकर, ऑटोगैमी पाई जा सकती है। तो बेटा यहां पर चैजमोगैमस फ्लावर में ऑटोगैमी भी हो सकती है, ऑटोगैमी भी हो सकती है, गिटोनोगैमी भी हो सकती है, और साथ साथ में इसमें जीनोगैमी भी हो सकती है, क्योंकि ये फ्लावर ओपन है। ये स्टिग्मा और स्टाइल जो भी, सॉरी स्टिग्मा और जो एंथर और आपकी जो कार्पेल है, ये फ्लावर ओपन है। यहां पर कोई भी पॉलन ग्रेन आके गिर सकती है, किसी भी प्लांट से आके गिर सकती है। अगर उसी स्पीसीज की पॉलन ग्रेन किसी अन्य जगह से आकर स्टिग्मा पे आकर गिर जाए तो जीनोगैमी भी तो हो सकती है। तो यहाँ बेटा तीनों ऑप्शन है। तो इस तरीके से हम लोग यहां पर जाएंगे नन ऑफ दीज। यहां कोई स्टेटमेंट पूरी तरीके से हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है, कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जहां तीनों के बारे में दिया हो। तो हम लोग किधर जाएंगे, नन ऑफ दीज की तरफ जाएंगे। तो 154 का लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। आप यहीं पे गलती कर गए, जा देखो इसको। क्वेश्चन नंबर 112 10 का दम, इसको भी शामिल किया गया है। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेवल एज असर्शन एंड अदर इज लेवल एज रीजन। असर्शन और रीजन टाइप का है। इसमें देखो असर्शन क्या कह रहा है, असर्शन ये कह रहा है कि आर, जब हम लिविंग वर्ड पढ़ते हैं तो लिविंग के जब फीचर्स पढ़ते हैं तो वहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई जब करा गया तो बेटा वहीं पे हमने कीज के बारे में डिस्कस किया था। कीज में क्या है, कीज आर बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। बिल्कुल बात सही है बेटा, ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पर बेस्ड है और जनरली ये पेयर में होते हैं। जैसे अगर हमने हाइट ली तो हाइट में ड्वार्फ भी हो सकता है, टॉल भी हो सकता है। तो हाइट एक कैरेक्टर है और इसके कंट्रास्टिंग जो फीचर्स हैं वो क्या क्या है, कंट्रास्टिंग फीचर में एक टॉल है, एक ड्वार्फ है। तो ये जो कंट्रास्टिंग फीचर्स हैं इनको बेटा ये अच्छा पेयर में होंगे ना, ये पेयर में होते हैं और इनको हम लोग कपलेट कहते हैं। प्रत्येक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो होते हैं एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये पेयर में होंगे, जोड़े में पाए जाएंगे तो ये पेयर में होते हैं। तो ये बेटा बात सही लिखी है। कहने का मतलब है कि कीज जो होती है ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पर बेस्ड है और जो ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का जो पेयर होता है इसी को कपुलेट कहते हैं। रीजन दिया हुआ है कि ईच स्टेटमेंट इन द की, जो कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट है उनको लीड कहते हैं। ये भी बात सही लिखी है, प्रत्येक स्टेटमेंट लीड कहलाता है। लेकिन बेटा यहां पर रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कहां कर रहा है बताओ। ये तो सिर्फ ये कह रहा है कि प्रत्येक स्टेटमेंट को लीड कहते हैं। क्या लीड का इस ऊपर वाले असर्शन से कोई संबंध है, ये एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं कर रहा है। यहां पे आपसे गलती क्या हो गई, यहां आप असर्शन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, ये चुन बैठे। तो याद रखो बेटा यहां पर ऑप्शन आपको जो चुनना पड़ेगा, यहां पे बोथ असर्शन एंड रीजन करेक्ट है,
बट रीजन इज नॉट करेक्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हम पहले ऑप्शन की तरफ जाएंगे बेटा, इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 112 का पहला ऑप्शन। आप गलती क्या कर बैठे होंगे, आपने कर दिया होगा फोर्थ ऑप्शन सिलेक्ट, ठीक है, जबकि आपको फोर्थ नहीं सिलेक्ट करना था। असर्शन रीजन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, तभी इसका आंसर निकलेगा। है कुछ नहीं इसमें, बस पढ़ना ध्यान से है। 112 नंबर क्वेश्चन भी हम लोगों ने देख लिया बेटा, इसका पहला ऑप्शन सही है। और ये 412 बच्चों ने, हमारे पास ये भी डेटा है कितने बच्चों ने इसको गलत किया, रॉन्ग आंसर दिया है 412 बच्चों ने। हम लोगों ने ये भी निकाल लिया कितने बच्चों ने गलत किया है। एक क्वेश्चन बहुत प्यारा, देखो ये मैंने देखा था अभी, फिलिप फार्म ऑपरेटर्स, बहुत सरल क्वेश्चन है, गलती पता नहीं कैसे हो गई आपसे बेटा। फिलिप फार्म ऑपरेटर्स स्पेशल सेलुलर थिकनिंग, ये स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होती है और ये सिनर्जिड्स पे पाई जाती है। स्पेशल थिकनिंग होती है, ये सिनर्जिड्स पे पाई जाती है, ठीक है। एंड देयर फंक्शन इज, एनसीईआरटी में साफ साफ लाइन लिखी है कि जहां एक ऑपरेटस होता है, जैसे मान लो ये बेटा एम्ब्रियो सैक है, यहां पे इस तरीके से सिनर्जिड होते हैं, ये बेटा एक सेल है और यहाँ पे एंटीपोडल सेल लगी होती है और बीच में जो सेंट्रल सेल है यहाँ पे इस तरीके से पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। ये जो आपके सिनर्जिड हैं, ये पोलन ट्यूब जब आती है यहीं पे सेलुलर जो है थिकनिंग होती है, स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होती है, जिसको हम लोग कहते हैं फिलिप फार्म ऑपरेटस, ठीक है। ये क्या करता है, ये पोलन ट्यूब जब आती है तो ये सिनर्जिड, एक सिनर्जिड होता है, उसके अंदर आके घुसती है और वहीं पे स्पर्म भी छोड़ देती है। याद रखना, ये जो फिलिप फार्म ऑपरेटस होता है, ये पोलन ट्यूब को गाइड करता है, कहाँ जाना है क्या करना है इसको गाइड करता है। तो ऑप्शन में आपने गलती क्या करी, एंटीपोडल सेल गाइड द एंट्री ऑफ पोलन सेल, ये इसका कोई मतलब नहीं है। ये सिनर्जिड की तरफ आते हैं, एंटीपोडल सेल नहीं कहते हैं, इनको सिनर्जिड कहते हैं। और गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। ये कहते हैं ये सिनर्जिड में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब डायरेक्टली इन द एग, नहीं, एग में डायरेक्टली इंटर नहीं करती है, ये एग में डायरेक्टली इंटर नहीं करती है। फिर लिखा है कि ये सिनर्जिड में खुलती हैं, गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड, बस यही दिया है। सिनर्जिड तक पोलन ट्यूब कैसे पहुंचे, इसके लिए कोई ना कोई गाइड बैठाला गया है शुरुआत में ही, सिनर्जिड से पहले ही, जहां सिनर्जिड होते हैं वहीं पे शुरुआत में ही सेलुलर थिकनिंग पाई जाती है, जिसको फिलिप फार्म ऑपरेटस कहते हैं। और ये पोलन ट्यूब को सिनर्जिड तक कैसे पहुंचाया जाए, इसको ये गाइड करते हैं। तो बेटा हमारा जो ऑप्शन है, जिस तरफ हम जाएंगे वो बेटा ये है कि पोलन ट्यूब जो होते हैं ये सिनर्जिड तक पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। तो बेटा 151 का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा। आपसे गलती हो गई होगी, सेकंड ऑप्शन पे आप गए होंगे कि ये पोलन ट्यूब को डायरेक्टली अंडे के पास ले जाती है, नो, ये गलती थी। 151 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अब शायद यही लास्ट बचा होगा, ये लास्ट बेटा क्वेश्चन है, ये 10वां क्वेश्चन है। 10 का दम में एक क्वेश्चन और आसान है, जहां पर आलाप दीज मिला, बहुत सारे बच्चे हथियार गिरा देते हैं, आलाप दीज की तरफ चले जाते हैं। 383 बच्चों ने इसको गलत किया, जबकि गलती वाला था ही नहीं। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप, पॉलिनेशन 3 प्रकार का होता है। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन, किस आधार पर ये बेस्ड है। पॉलिनेशन 3 प्रकार का हो सकता है बेटा, एक हो सकता है ऑटोगैमी, एक हो सकता है गिटोनोगैमी, देखो ना कुछ है ही नहीं इसमें, एक हो सकता है जीनोगैमी। आप सिर्फ गलती क्या कर बैठे, आलाप दीज देखा, सोचा लाओ गेस किया जाए। 3 तरीके का हो सकता है। अगर पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर का है जिस फ्लावर पे फीमेल बैठी है, सेम एंथर, एक ही फूल में एंथर भी है, एक ही फूल में बेटा मेल सेक्स आर्गन भी है, फीमेल सेक्स आर्गन भी है। मतलब अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो मेल से पॉलन ग्रेन फीमेल के पास आ जाएगी, उसी फूल की पॉलन ग्रेन है, उसी फूल के फीमेल के पास जाएगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोगैमी।
इस प्रकार का पॉलिनेशन अगर हो तो इसको ऑटोगेमी कहते हैं। तो यहां सोर्स क्या है, उसी फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन आ रही है उसी फ्लावर के स्टिग्मा के पास। तो सेम फ्लावर का एंथर सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे पास आए तो इसको ऑटोगेमी कहते हैं। ठीक है। गिटोनोगेमी, अगर मुझे प्लांट मान लो एक फ्लावर राइट हैंड पे लगा है, एक फ्लावर लेफ्ट हैंड पे लगा है। अगर एक फ्लावर जो है इस पर मेल है और लेफ्ट हैंड वाले फ्लावर पे फीमेल है, तो मेल वाले से पॉलन ग्रेन उड़ के फीमेल के स्टिग्मा के पास जाएंगी। अगर एक ही शरीर पर मेल और फीमेल फ्लावर लगे हुए हैं और अगर एक फ्लावर से मेल गैमेट निकलकर दूसरी डाली पे दूसरी ब्रांच पे लगे फीमेल फ्लावर के पास जाएगा, तो ऐसा लगता है एक ही शरीर का फ्लावर मेल फ्लावर अपनी पॉलन ग्रेन फीमेल फ्लावर के पास ट्रांसफर कर रहा है। तो यहां सोर्स क्या हो गया, सोर्स ये है कि किसी एक ही पौधे के डिफरेंट फ्लावर से पॉलन ग्रेन फीमेल के पास आ रहे हैं। दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड गिटोनोगेमी। तो यहां सोर्स चेंज हो गया, यहां पर सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन नहीं है, एक ही पौधे के शरीर पर मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन फीमेल फ्लावर के पास आ रहा है। एक ही शरीर पर मेल फ्लावर भी है फीमेल फ्लावर भी है, तो यहां सोर्स बदल गया। यहां पे सोर्स क्या है, किसी दूसरे फ्लावर से पॉलन ग्रेन आ रही है लेकिन एक ही शरीर से आ रही है, एक ही शरीर पे दो डिफरेंट फ्लावर लगे हैं। और जीनोगेमी में क्या है बेटा, अगर मान लो एक प्लांट ये है और एक प्लांट मान लो ये है, ये दोनों सेम स्पीसीज के हैं। मान लो यहाँ पे फ्लावर लगा हुआ है, ये फ्लावर है, ये मान लो फीमेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है, और यहां पे कोई लगा हुआ है मेल फ्लावर। मान लो ये बेटा मान लीजिए मेल फ्लावर लगा हुआ है, ये मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है। एक प्लांट बेटा लगा हुआ है यहां पे, एक प्लेस है एक्स और ये वाला प्लेस है वाई। दो अलग अलग पेड़ हैं, एक ही स्पीसीज के हैं, एक जिस जगह पे है वो जगह एक्स है, एक जिस जगह पे है वो वाई है। मेल वाले से पॉलन ग्रेन उड़ते 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 आ गया और फीमेल के पास आके गिरा। अगर ये फीमेल के पास आ गिरा तो यहां पॉलन का सोर्स क्या है, पॉलन का सोर्स बदल गया। अब ये पॉलन ग्रेन आ रही है किसी दूसरे स्थान पे पाए जाने वाले मेल फ्लावर से। अगर पॉलन ग्रेन तीनों जगह देखा जाए बेटा, सेम फ्लावर की पॉलन ग्रेन, एक ही पौधे के डिफरेंट फ्लावर की पॉलन ग्रेन और अलग अलग पौधे के शरीर से निकल के पॉलन ग्रेन यहां पर फीमेल के पास आ रही है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि पॉलिनेशन 3 प्रकार का होता है, ऑटोगेमी, गिटोनोगेमी और जीनोगेमी। तो पॉलन ग्रेन 3 प्रकार के होते हैं, पॉलिनेशन 3 प्रकार के होते हैं। ये किस आधार पर डिवाइड किया गया, क्या यहां पर पॉलन के साइज को क्राइटेरिया बनाया गया? नहीं, पॉलन के साइज को कंसीडर नहीं करा गया। यहाँ पे सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन को कंसीडर किया गया है। तो बच्चों हम लोग जिधर जाएंगे वो होगा सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन कहां से आ रही है, इसका सोर्स क्या है, कौन इनको बना रहा है, इस आधार पे पॉलिनेशन ऑटोगेमी, गिटोनोगेमी और जीनोगेमी 3 प्रकार का हो सकता है। यहां आपसे गलती होनी नहीं चाहिए, बस गलती ये हो गई जहां आलाप बीज दिया तुरंत आपको उत्साहित हो जाते हैं कि लगता है आलाप बीज मारो ये ज्यादा सही है। गेस करने के लिए हमारा दिमाग चल पड़ता है, बेटा यहाँ गेस नहीं चलता है, यहाँ एग्जैक्ट चलता है कि व्हाट एक्चुअली टीचर वांट, व्हाट एक्चुअली एग्जामिनर वांट। एग्जामिनर सिर्फ चाहता है कि पॉलिनेशन 3 प्रकार का होता है, किस आधार पे होता है, सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन के आधार पे होता है। इस तरीके से हम लोगों के जो 10 क्वेश्चन थे जहां बच्चों ने गलती करी, उनके साथ इस सेशन को शुरू किया गया। तो 10 का दम, ऐसा तो नहीं लगा कि 10 का दम में, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जहां पे आपको सोचना पड़ता, गलती होने के चांस थे। इसीलिए तो पेपर ऐसा बनाया जाता है जहां पर आप गलतियां करें और गलतियां अभी करें अभी दूर हो जाएं, ये चलता है। ये कोचिंग और टीचर का लक्ष्य भी होना चाहिए, हर कोचिंग का यही लक्ष्य होना चाहिए कि बच्चों से छोटी छोटी गलतियां कराई जाएं और उनको रिमूव किया जाए। क्योंकि हर दिन जब आप एक नए लक्ष्य के साथ होते हैं, उस लक्ष्य को आप हासिल करते हैं तो कुछ ना कुछ सीखते हैं, अच्छे बनते हैं। इस तरीके से इस सेशन को यहीं पे हम खत्म करते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। इन क्वेश्चन को देखिए और आगे भविष्य में गलतियां ना हो, इसलिए क्वेश्चन जब भी आप करें
तो उसको पढ़ें, देखें, फिर आंसर की तरफ जाएं। ठीक है।